हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो शिक्षा के समाजशास्त्र की प्लेलिस्ट चल रही है, सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम शिक्षा के समाजशास्त्र की वीडियो डाल रहे हैं। सभी थिंकर्स के शिक्षा पे क्या विचार है, एक एक करके उसकी वीडियोस डाली जा रही है आपको। और ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। और एंटोनियो ग्राम्सी के शिक्षा पर क्या विचार थे ये देख लेते हैं कि उन्होंने जो थे इटली के औद्योगिक और आर्थिक विकास को निकट से देखा था। तो इस सब पे उन्होंने अपने शिक्षा के विचार प्रयुक्त किए थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध होते हुए राजनीतिक जीवन जो प्रथम विश्व युद्ध के साथ दौरान जो सब कुछ हो रहा था वो उन्होंने बड़े निकट से देखा था। इस आधार पर उन्होंने एंटोनियो ग्राम्सी के शिक्षा के पर विचार हम देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए देख लेते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। और आपका इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और कई बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं मुझे, इतने अच्छे थैंक यूज़ वाले, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग होते हैं ऐसे ऐसे मैसेजेस कि मैं आगे और वीडियोस डालूं। ठीक है, तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एंटोनियो ग्राम्सी ने क्या कहा है। तो एंटोनियो ग्राम्सी का जन्म हुआ था 1891 में और 1937 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आपको पता ही है कि मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, तो पॉइंट से आप पढ़ सकते हो। एंटोनियो ग्राम्सी इटली के सर्दिनिया क्षेत्र में पैदा हुए थे। कहाँ पे? इटली के सर्दिनिया क्षेत्र में, याद रखना। ग्राम्सी ने प्रारंभिक जीवन में इटली के औद्योगिक और आर्थिक विकास को निकट से देखा था। उन्होंने क्या किया था, जब वो इटली में थे तो वहाँ पे आर्थिक विकास हो रहा था, औद्योगिक विकास हो रहा था, तो उन्होंने उसको बड़े निकट से देखा था। दूसरा पॉइंट, उनका शैक्षणिक और राजनीतिक जीवन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक पत्रकार और रंगमंच रिपोर्टर के रूप में प्रारंभ हुआ। उनका कैसे राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ? एक पत्रकार के रूप में। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, युद्ध के उपरांत उन्होंने 2 पत्रिकाएं आर्डर नोवा और उन्हिता प्रारंभ की, जिनका एकमात्र उद्देश्य औद्योगिकरण के कारण से जन्मे नए मजदूर वर्ग को शिक्षित करना था। तो वहाँ पर औद्योगिकरण के कारण एक मजदूर वर्ग खड़ा हो गया था, जिसे नया मजदूर वर्ग कहते थे। तो उनके ऊपर उन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी थी, ऑर्डर नोवा और उन्हिता, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि क्या नए मजदूर वर्ग की जो को शिक्षित कैसे करना है। ठीक है, ग्राम्सी ये मानते थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानवीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्या मानते थे? कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानवीय समस्याओं का समाधान नहीं दे सकते। उन्होंने व्यावसायिक संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया। उन्होंने किसके? आजकल संस्कृत शिक्षा का माध्यम व्यवसाय भी तो है। ठीक है, तो उन्होंने व्यावसायिक संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया, जिसका संबंध मानव शक्ति अर्थात श्रम शक्ति के लिए आवश्यक नई तकनीकों और व्यावसायिक तैयारी से था। उनका मानना था कि मानव के पास और मेहनत करने के लिए ऐसी ऐसी नई नई मशीनें होनी चाहिए, नई नई तकनीकें होनी चाहिए, जिससे वो अपनी व्यावसायिक या व्यवसाय को बढ़ोतरी दे सके। तो ग्राम्सी के लेखों में केंद्रीय विचार बुद्धिजीवियों की समाज में भूमिका थी। तो ग्राम्सी के लेखों में केंद्रीय विचार किसकी थी? बुद्धिजीव की जो समाज में भूमिका होती है उस पर उनकी शिक्षा का विचार बेस था। ठीक है, अर्थात महत्वपूर्ण पदों या उसके निकट के लोगों को तकनीकी और राजनीतिक शिक्षा उपलब्ध कराना। जो महत्वपूर्ण पद के लोग थे या उनको ऐसी ऐसी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है। ठीक है, परंतु सभी लोग समाज में बुद्धिजीविका की भूमिका नहीं निभाते। उन्होंने विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवियों की पहचान की। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है। कुछ जो होते हैं समाज में बुद्धिजीवी की भूमिका निभा लेते हैं, तो कई भूमिका नहीं निभाते। तो उन्होंने 2 तरफ के बुद्धिजीवी बताए हैं आपका, जैविक बुद्धिजीवी और परंपरागत बुद्धिजीवी। ठीक है, पहली में पूंजीपति उद्यमी आते थे, जिनके पास प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल था, जिनके नेतृत्व में औद्योगिक तकनीशियन थे। ठीक है, तो पहली में कौन कौन से आते थे आपके? पूंजीपति उद्यमी। जैविक बुद्धिजीवी में तकनीकी और राजनीतिक नेतृत्व दोनों आते थे। ठीक है, तकनीकी भी आते थे और राजनीतिक नेतृत्व वाले लोग भी आते थे। किसमें? जैविक बुद्धिजीवी में। जैविक बुद्धिजीवी शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करता है। ठीक है, जो शासक कर रहे हैं वर्ग, उनके हितों की पूर्ति करता था, और ऐसा करने में वे जनसाधारण पर अपनी प्रभुत्व को पुनः बल प्रदान करते हैं। ठीक है, वह क्या करते थे? अब जो जनसाधारण लोग हैं उनको अपना बल प्रदान करते थे। दूसरी प्रकार के बुद्धिजीवी परंपरागत प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो बायोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल है, जो कि जैविक बुद्धिजीवी होते हैं, जो कि तकनीकी और राजनीतिक नेतृत्व दोनों के थे, और जो कि शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करते थे।
आपको पता ही होगा शासक वर्ग क्या होता है। तो दूसरी प्रकार के बुद्धिजीवी परंपरागत प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रशासक आ गए, विधान आ गए, सिद्धांतकार हो गए, अन्य लोग जो होते हैं सम्मिलित होते हैं, जो ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्रांतिकारी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होते, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता परंपरागत बुद्धिजीवियों को, क्योंकि वो पुराने समय से चल रही रूढ़िवादियों को मानते हैं। तो जो जैविक बुद्धिजीवी होते हैं उनको प्रभाव पड़ता है सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किनको? बुद्धिजीवी परंपरागत बुद्धिजीवियों को। ठीक है, तो ग्रामसी का मानना था कि औपचारिक शिक्षकों की भूमिका और बुद्धिजीवियों की भूमिका में तुलना की जा सकती है। औपचारिक शिक्षक और बुद्धिजीवियों की भूमिका में तुलना की जा सकती है, क्योंकि दोनों संवेदनशील मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने का प्रयास करते हैं और कुल मिलाकर मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। कौन? बुद्धिजीवी भी और अध्यापक भी, दोनों ही संवेदनशील होते हैं, दोनों ही मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि ऐसी कोई मानवीय गतिविधि नहीं है जिनमें से बौद्धिक गतिविधि को पूरी तरह बाहर रखा जा सके। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हम बौद्धिक गतिविधि को बाहर रख दें, कि हम दिमाग से सोचेंगे नहीं, या मानसिक विकास का उसमें कोई काम नहीं है, या दिमाग का कोई काम नहीं है। ऐसा कोई गतिविधि, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें बौद्धिक गतिविधि ना हो। इसका अभिप्राय यह था कि मनुष्य की सभी गतिविधियों में बौद्धिक गतिविधि होती है। अगर आपके माइंड ने कुछ नहीं कहा, अब जैसे आपने कहीं हाथ रखा हुआ है और आपकी स्किन, मोमबत्ती है पास में और आपकी स्किन जैसी जलने लगती है, तो 1 मिनट में, 1 मिनट भी बहुत कम है, 1 सेकंड में आपके दिमाग के पास संदेश जाता है कि हमें वहाँ से हाथ हटाना, और हम 1 सेकंड में हाथ हटा लेते हैं। तो वो भी क्या है? बौद्धिक गतिविधि के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है ना। तो मजदूर वर्ग से संबंधित बुद्धिजीवियों को व्यवहारिक जीवन में भाग लेना चाहिए और समाजवादी चेतना को विकसित करना चाहिए। जो मजदूर वर्ग से संबंधित बुद्धिजीवी वो होते हैं जो इंटेलिजेंट इंसान होते हैं, जो कि मतलब आपका मानवता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो अभी हम कितनी देर से जैविक बुद्धिजीवी पढ़ रहे हैं, परंपरागत बुद्धिजीवी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी को नहीं समझ आ रहा हो। बुद्धिजीवी वो वे लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो मानवता की भलाई के लिए कार्य करते हैं, जो समाज को अपने आप को तो अब आपको समझ आ गया कि बुद्धिजीवी कौन होते हैं। तो ऐसे ही आपको जैविक बुद्धिजीवी का भी पता लग गया कि जैविक बुद्धिजीवी तकनीकी और राजनीतिक नेतृत्व के होते हैं और वो शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करते हैं। लेकिन जो परंपरागत बुद्धिजीवी होते हैं उनको सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं मजदूर वर्ग से संबंधित बुद्धिजीवियों को व्यवहारिक जीवन में भाग लेना चाहिए और समाजवादी चेतना को विकसित करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो मजदूर वर्ग में बुद्धिजीवी है उनको व्यवहारिक जीवन में भाग लेना चाहिए, सामाजिक चेतना विकसित करनी चाहिए कि हम मजदूर वर्ग है, हमारा वर्ग है, हमें अपने हितों के लिए लड़ना है, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो पहला शारीरिक एवं बौद्धिक कार्य करने की क्षमता में संतुलन होना चाहिए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कीजिए ताकि बालकों की उनकी रुचि से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वो क्या चाहते थे कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, ताकि वहाँ पे बच्चे जो है जो उनकी रुचि है जिस विषय में, उससे जुड़ी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। लोगों की दैनिक जीवनचर्या से विद्यालय समुदाय का जुड़ना, ताकि विद्यार्थियों को विद्यालय शिक्षा में रुचि व उत्साह बढ़े। लोगों की जो दैनिक जीवनचर्या में विद्यालय समुदाय का जुड़ना, जैसे विद्यार्थियों को विद्यालय शिक्षा में रुचि व उत्साह बढ़े। अब वो क्या कहते थे कि विद्यालय को लोगों की दैनिक रुचि में जोड़ा जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो टीचर खेलते हैं कि मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट बन जाओ। तो ये सब क्या है, चीज़ें जो विद्यालय को दैनिक जीवन में जोड़ती है। तो शिक्षा मनुष्य की जैविक प्रवृत्तियों तथा प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष है, जिससे वास्तविक प्रभुत्व मानव का निर्माण हो सके। तो शिक्षा मनुष्य की क्या है कि जहाँ शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करनी होती है कि हम शोषणकारी, हमारा शोषण क्यों हो, तो शिक्षा हमें ये इतनी मानसिक चेतना देती है कि हम अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ सकें। ठीक है, अंततः शिक्षा के प्रति ग्रामसी का दृष्टिकोण मानव की मूल चेतना की जागृति से था। तो ग्रामसी का क्या मानना था कि शिक्षा का दृष्टिकोण क्या है? शिक्षा का दृष्टिकोण क्या है? मानव की मूल चेतना की जागृति, कि मानव की कैसे चेतना, मतलब मानव कैसे विकास कर सके और उसमें कैसे चेतना आ सके, कैसे वो अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ सके, अपने लिए बोल सके, ये सब शिक्षा से सीखता है। ठीक है, तो ग्रामसी के ही शब्दों में विद्यालय और कार्य के बीच तथा सिद्धांत और व्यवहार के बीच संबंध को मजबूत करना ही शिक्षा है। कि विद्यालय और कार्य, कि विद्यालय में हमें सीखना है और कार्य में हमें उसको प्रयोग में लाना है, ये सब शिक्षा के प्रति ग्रामसी के दृष्टिकोण था। बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने एक
मानव की मूल चेतना में ही विकास किया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो प्रथम विश्व युद्ध में और औद्योगिकरण आर्थिक विकास को देख चुके थे, जो इटली में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी उन्होंने कई पत्रिकाएं लिखी थी जो कि नए मजदूर वर्ग पे थी। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि शिक्षा का मेन मोटिव है मूल चेतना का विकास करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रामसी के दृष्टिकोण समझ आ गया होगा शिक्षा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पॉल फ्रेरो की शिक्षा की विधि देखेंगे कि पॉल रेगलिस नेविस फ्रेरो ने शिक्षा के ऊपर क्या विचार दिए हैं। तो अभी के लिए बाय। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।